निट ये जो आज हमारा वीडियो है, ये निट 2020 का जो बच्चे एग्ज़ाम्स दे चुके हैं उनके लिए काउंसलिंग की गाइडेंस के लिए है। कई बच्चों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं, कई पेरेंट्स के लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि सर काउंसलिंग कैसे होगी, किस कट ऑफ पर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो देखिए, अभी आप नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं। अब नीट के एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट की जो डेट है वो 13 अक्टूबर तक ये रिजल्ट आने वाला है। अब आपके पास में आज से लगाकर 10 डेज हैं। अब इस 10 डेज में आपको क्या क्या करना है, मैं पर डे आपको गाइडलाइंस भेजता रहूँगा और वो काम आपको चालू करना है। देखिए, मेरा अनुभव ये है कि 550 और 520 अगर दो बच्चों के मार्क्स आए हैं और मान लीजिए अगर काउंसलिंग प्रॉपर उसने काउंसलिंग के लिए अपनी तैयारी नहीं की और प्रॉपर काउंसलिंग उसने अटेंड नहीं की, तो हो सकता है 520 वाले को, 530 वाले को, 540 वाले को मेडिकल कॉलेज मिल जाए और 550 वाले को मेडिकल कॉलेज नहीं मिले। तो दोस्तों, काउंसलिंग को प्रॉपर समझना बहुत ज़रूरी है और काउंसलिंग को प्रॉपर तरीके से अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वही गाइडलाइंस आपको देने वाला हूं। तो इन 10 डेज के अंदर आपको उसके ऊपर पूरा फोकस करके और आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, तब आपको जाके अच्छा मेडिकल कॉलेज, अच्छी सीट और आपको मेडिकल में जो है वो चाहे एमबीबीएस हो चाहे बीडीएस हो, प्रॉपर तरीके से आप अपनी काउंसलिंग करवा पाएंगे। देखिए, सबसे पहले समझने की जो बात है वो आज दो ही बातों पे करेंगे। कौन बच्चा एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए और कौन बच्चा एलिजिबल नहीं है। तो जो बच्चा 50 परसेंटाइल अगर जनरल कैटेगरी का है और उस बच्चे के 50 परसेंटाइल अगर आए हैं तो वो बच्चा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। अब 50 परसेंटाइल से आप क्या समझ रहे हैं, 110 से 120 नंबर अगर उसके 720 में से आए हैं तो वो बच्चा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। और एसटी, एससी, ओबीसी इस कैटेगरी का बच्चा है तो 40 परसेंटाइल मतलब 80 से 100 नंबर अगर 720 में से आए हैं तो वो बच्चा भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। आई थिंक जो पहला क्वेश्चन हर बच्चे का, पेरेंट का मेरे पास आ रहा है कि सर कौन बच्चा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगा और कौन बच्चा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ये पहले क्वेश्चन का मेरा आंसर है कि अगर 50 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो 50 परसेंटाइल मतलब 120 मैक्सिमम, मान लीजिए 110 से 120 नंबर अगर उस बच्चे के 720 में से आए हैं तो मान के चलिए ही इज और शी इज एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। क्लियर। नाउ नंबर 2, अगर वो एसटी, एससी और ओबीसी का है तो 80 से 100 के बीच अगर उसके नंबर आए हैं तो वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। तो ये आ गया। नाउ एलिजिबल का मतलब इट डजंट गिव गारंटी कि आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, बट इट गिव्स यू गारंटी कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट, जब आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए हैं तो आपके पास में सेकंड पार्ट कैसे करना है काउंसलिंग, ये हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। लेकिन अब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ियां जो होती है वो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं रखते हैं। और आप सोच लीजिए, क्योंकि एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो इंडिया की है वही इस सब काउंसलिंग को करेगी। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो आप इस किसी भी काउंसलिंग के अंदर आप पार्टिसिपेट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। और ये ऐसा नहीं चलता है किसी कॉलेज, बीएससी के कॉलेज के एडमिशन के लिए कि मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, मैं करवा लूंगा। और इनमें से बहुत से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको बनाने में आपको 3 से 4 दिन का वक्त भी लग सकता है। अभी आपके पास 10 दिन है, आप ये सारे डॉक्यूमेंट लाइफ लॉन्ग के लिए आपके लिए हो जाएंगे। आप इनको तैयार कर लीजिए। तो इनको मैं बोलता हूं एसेंशियल डॉक्यूमेंट।
पहला डॉक्यूमेंट आपके पास में जो आपने नीट का फॉर्म भरा था उसकी कॉपी आपके पास में है, वो नीट के फॉर्म की कॉपी और उसका एक जीरोक्स करवा के आपके पास रख लीजिए। तो उसकी आपके पास में 2 कॉपी होनी चाहिए। क्लियर? जो नीट का आपने एग्जाम दिया था उसके लिए जो आपने प्रिंट निकाला था वो, और उसका जीरोक्स कॉपी आप रख लीजिए। ठीक है, नंबर 1। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपके नीट का एडमिट कार्ड, और उस नीट के एडमिट कार्ड की 2 जीरोक्स कॉपी करवा लीजिए। मैं तो इनफैक्ट कहूंगा सबकी 2-2 जीरोक्स कॉपी करवा लीजिए। ठीक है, बराबर। तो वो नीट के एडमिट कार्ड की जीरोक्स कॉपी, एक तो ओरिजिनल और एक 2। आप ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड आपने फेंक दिया इधर उधर, नहीं, संभाल लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो दूसरी चीज हो गई, पहली चीज हो गई जो नीट का कंफर्मेशन पेज आया था आपके पास में, दूसरी चीज हो गई जो नीट का आपका एडमिट कार्ड था। ठीक है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो डॉक्यूमेंट है 10th की मार्कशीट और उसकी 2 जीरोक्स कॉपी। क्लियर? जो सेल्फ अटेस्ड होनी चाहिए, मतलब आपके साइन, सेल्फ अटेस्ट का मतलब है आपके साइन होने चाहिए। अब किसी डॉक्टर या गजेटेड ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं, आपके साइन, उसको बोलते हैं हम सेल्फ अटेस्टेड। चौथा है 12th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड, ये भी होनी चाहिए आपके पास में। 12th की मार्कशीट ये सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपके पास में। क्लियर? ऑलराइट। और उसके बाद में, और इसकी भी 2 जीरोक्स कॉपी होनी चाहिए आपके पास में नाउ, और ये ओरिजिनल होनी चाहिए जो स्कूल में जाके आपको कलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, नोट लाइक दिस कि इंटरनेट वाली मार्कशीट आपके पास वो नहीं चलेगी। नाउ 5th डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट या मूल निवास प्रमाण पत्र जो ये प्रूव करता है कि आप किस स्टेट के हैं, ये तहसीलदार बनाता है या कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर बनता है, और इसको बनाने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो ये आप बनवा लीजिए, अभी से वो प्रोसेस चालू कर दीजिए। फिर आपको चाहे एमबीबीएस में मिले, चाहे बीडीएस में मिले, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिले, चाहे प्राइवेट कॉलेज मिले, सब जगह ये डॉक्यूमेंट एसेंशियल है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट आपका, वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये जिस स्कूल से आपने 12th पास की है उसी स्कूल से आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जो बोर्ड द्वारा भेजा गया है। तो ये भी आपके पास में चाहिए। ठीक है, इसकी भी फोटोकॉपी करवा के और जीरोक्स करवा के इसको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है आपके पास में जो एसेंशियल में आता है, डेट इज योर करेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी उसी स्कूल से आपको लेना पड़ेगा जिस स्कूल से आपने 12th की मार्कशीट ली है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिया है, वहीं से आपको ये करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये ओरिजिनल और इसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए, सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए। ये भी आपको उसी स्कूल से मिलेगा जिस स्कूल से आपने 12th की मार्कशीट ली है, जिस स्कूल से आपने करेक्टर सर्टिफिकेट लिया है, जिस स्कूल से आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिया है। ठीक है, ओके। अब जो लास्ट डॉक्यूमेंट है आपके पास में होना चाहिए वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड की जीरोक्स कॉपी करवा लीजिए और उस पर सिग्नेचर करा लीजिए। और आधार कार्ड आपके साथ आपके पापा और मम्मी दोनों का आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। क्लियर? ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास में कंप्लीटली होने चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब 2 और डॉक्यूमेंट है, अगर आप जनरल हैं तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी में, तो आपको जरूरत है और उसको बोलते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल होना चाहिए, इसको बनवा लीजिए, इसमें भी 2-3 दिन लगते हैं, और इसके साथ साथ इसकी जीरोक्स कॉपी आप करवा लीजिए। तो ये मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट करे हैं। अब एक डॉक्यूमेंट जिन बच्चों ने इसी साल 12th दिया है, जो फ्रेशर है, उनको तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो ड्रॉपर हैं उन बच्चों को गैप सर्टिफिकेट चाहिएगा। और ये गैप सर्टिफिकेट आपको कोई भी लॉयर बना देगा। आप लिखेंगे कि उसके ऊपर 50 रुपीज के स्टाम्प पेपर के ऊपर कि मैंने इस साल ड्रॉप करके अपने नीट की तैयारी की थी या मैंने कॉलेज किया था, व्हाटएवर, उसको आप 50 रुपीज के स्टाम्प पेपर पर करवा दीजिए और नोटरी करवा दीजिए। जो लॉयर आपका करवा देगा, वो ये वकील जो है वो ये काम करवा देगा। इतने सब डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप कंप्लीट कर लीजिए, प्रॉपर अपनी फाइल बना लीजिए, ओरिजिनल
के साथ में दो दो जीरोक्स कॉपी। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिसेंटली फोटोग्राफ जो आपने नीट में लगाया था उसकी 15 कॉपी, नॉट लेस देन दिस। आगे भी काम आएगी हर समय, क्लियर, लेकिन बहुत पुराना फोटोग्राफ नहीं हो, वही फोटोग्राफ हो जो आपने नीट का फॉर्म भरते समय लगाया था, या फिर वैसा ही फोटोग्राफ जो आपने लगाया पर 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और उस फोटोग्राफ के नीचे डेट लगी हुई होनी चाहिए। तो ऐसे 15 फोटोग्राफ आपके पास में होने चाहिए। तो देखिए, आप स्टार्ट करिए। ये मैंने अपना पहला वीडियो डाला है और इस वीडियो में मैंने दो चीजें बताई है, एक तो एलिजिबिलिटी और एक डॉक्यूमेंट। अच्छी तरह से ध्यान से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल को तैयार कर लीजिए। ये डॉक्यूमेंट नीट में, आप आयुर्वेदिक में जाएंगे तो वहां पर, होम्योपैथिक में जाएंगे तो वहां पर, फिजियोथेरेपी में जाएंगे तो वहां सब जगह यही डॉक्यूमेंट काम आने वाले हैं, इसलिए इनको आप तैयार कर लीजिए। आशा करता हूं इस वीडियो से मैंने आपके क्वेश्चंस के कुछ जवाब देने चालू किए हैं। क्लियर, काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस को आप मेरे डे टू डे वीडियो में समझने की कोशिश करिए। ऐसा करने पर अगर आपके नंबर कम हैं तो भी मैं मान के चलता हूं, अगर आपने काउंसलिंग को सही अटेंड किया है तो आपके चांसेस बनेंगे। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आपको हमारे जब वीडियो हम डालेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं और आप बहुत अच्छी तरह से अपनी काउंसलिंग को करवा पाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।